नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी हमारे दोस्त मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक टाइम टाइम पर देते रहते हैं और मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, उनमें से सबसे पहला नाम है अमित जी का। आकाश जी, इन दोनों की जगह मुझे नहीं पता है। और हमारे तीसरे दोस्त हैं नवीन जी, जो कि हैं पंजाब पटियाला से। नवीन जी, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरीके से कहानी के एक्सपीरियंस को अपने कमेंट में बयां करते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है और मुझे वो पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और फीडबैक के लिए। मैं आगे भी आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ऐसे ही हमेशा मुझे सपोर्ट और प्यार देते रहें, जिससे कि मैं आगे बढ़कर आप सबके लिए और बेहतर कहानियाँ ला सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी पहाड़ों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं, पहाड़ों में ऐसी कई सारी शक्तियाँ रहती हैं जो कि काफ़ी भयानक और ख़तरनाक होती हैं। हम पहाड़ के कौन से मोड़ पर कौन सी भयानक शक्ति से कब टकरा जाएं, इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। आज की कहानी है देहरादून की, जहां एक ऐसा लड़का पढ़ाई करने के लिए गया जो कि आज से पहले अपने शहर से बाहर कभी नहीं निकला था, क्योंकि उसके घर की माली हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और तो और वो पढ़ने में इतना अच्छा होने के बावजूद भी हर बार हर जगह के लिए कोशिशें करता, लेकिन हर जगह पर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी उस बच्चे को कहीं भी जाने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं मिलता था, और वो थे पैसे। लेकिन देहरादून के इस कॉलेज के लिए उस लड़के को स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, जिसके वजह से आज पूरी ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी शहर से दूर, इतनी दूर पढ़ने के लिए आ रहा था। उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थीं, ठीक वैसे ही जैसे कि बाकी सारे माता पिता को अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस लड़के से, मतलब इस लड़के से जिसका नाम अभय था, अभय, जो कि नाम से ही पता चलता है कि डर से दूर दूर तक जिसका वास्ता नहीं होता, ऐसा ही बिल्कुल ये अभय भी था। ये भी किसी चीज़ से नहीं डरता था। अब तक इसके ज़िंदगी में जो एक डर था, वो था सिर्फ गरीबी। वो अपने माता पिता को हर वो सुख देना चाहता था जिससे आज तक वो लोग अनजाने रहे थे। वो चाहता था कि वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा, कुछ बहुत बेहतर अचीव करे, जिससे वो अपने माता पिता के सारे अधूरे सपने पूरे कर सके। अभय की एक छोटी बहन भी थी, जो कि वहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। और आज अभय अपने घर वालों को छोड़कर देहरादून पहुंच चुका था। देहरादून को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके लिए तो जैसे ये जगह जन्नत की तरह थी। हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और मौसम इतना अच्छा, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अभय अपने कॉलेज पहुंच चुका था, और कॉलेज भी काफ़ी बड़ा, काफ़ी शानदार कॉलेज था, जिसे देखकर अभय की आंखें चकाचौंध से भर गई।
उसे ये देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि वो इतने बड़े, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज का एक हिस्सा बनने जा रहा है। उसे काफ़ी खुशी हो रही थी। उसे हॉस्टल का भी एक अच्छा सा कमरा मिल चुका था। वहाँ हॉस्टल में एक रूम में 4 लड़के रह रहे थे। अभय पहले अपने रूम में गया, अपने रूम के दोस्तों से मिला और बहुत जल्दी उसने अपने रूम के दोस्तों से बहुत अच्छी बातचीत करके अच्छी दोस्ती भी बना ली। अभय इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसे बात करने का बहुत अच्छा तरीका आता था। वो हर किसी से बहुत प्यार और इज्जत से बात किया करता था। उसके रूम के एक दोस्त ने ही उसे चलकर कॉलेज दिखाने का तय किया। वो दोनों सामान रखकर कॉलेज देखने के लिए चले गए। अभय पूरी जगह को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी और नई थी। वो सब चीज़ों को देखकर काफ़ी एक्साइटेड था। उसके मन में काफ़ी सारी चीज़ें अपने पढ़ाई को लेकर भी चल रही थी कि इस कॉलेज में तो उसकी पढ़ाई पहले से भी ज़्यादा अच्छी और बहुत अच्छी होगी। वो इतना खुश था कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी। उसके साथ जो उसका दोस्त था, उसने अपने कुछ दोस्तों से अभय का इंट्रोडक्शन करवाया। देखते ही देखते अभय का एक अच्छा खासा ग्रुप भी बन चुका था और अगले दिन से अभय कॉलेज जाने लगा। कॉलेज जाने के कुछ ही दिनों में अभय का सर्कल काफ़ी बड़ा हो चुका था क्योंकि अभय पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसके वजह से उसके बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन चुके थे। सबको अभय की हेल्प चाहिए थी और अभय भी खुशी खुशी सबकी मदद किया करता था। अभय अब कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। बहुत ही कम दिनों में टीचर्स भी उसका नाम अच्छे से जानने लगे थे। उसी कॉलेज में जिम भी था। अभय को शुरू से वर्कआउट करने का काफ़ी शौक था, तो वो गांव में इन चीज़ों के ना होने की वजह से घर पर ही एक्सरसाइज किया करता था। और यहाँ अब कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो थोड़ा बहुत समय जिम में भी बिताया करता था। धीरे धीरे अब अभय का सर्कल समझ लीजिए पूरा कॉलेज बन चुका था। अभय कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा लड़का या लड़की हो जिससे अभय की बात ना होती हो। सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने जंगल में पहाड़ों पर घूमने का प्रोग्राम बनाया। अभय ने अपनी पढ़ाई और नोट्स की वजह से वहां जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके दोस्त वहां पर घूमने जाना चाहते थे और वो एक बड़ा ग्रुप बनाकर घूमने के लिए चले भी गए। सब लोग घूमकर शाम तक वापस आ गए, लेकिन उनके साथ जंगल में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से उनके ग्रुप की एक लड़की काफ़ी बीमार हो गई और उसकी तबीयत इतनी अजीब तरीके से खराब हुई थी जैसे कि वो कोई सामान्य बीमारी ना हो। ये बात अब घूमते घूमते अभय तक पहुंच चुकी थी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां उस लड़की को संभालने में पूरी तरह से असमर्थ थीं। 4-5 लड़कियों ने भी मिलकर उस लड़की को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रही थी और आखिरकार ये बात अब उसके एक दोस्त के थ्रू अभय तक पहुंची। अभय जैसे हर किसी की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था, वैसे ही ये तो उसकी दोस्त की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो अभय तुरंत वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँच गया। और अभय जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, उसने अभय को देखकर अजीब तरीके से दांत किटकिटाते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
उसका चीखना चिल्लाना इतना कर्कश था जिसके वजह से लग रहा था जैसे वहां कमरे में मौजूद सारे लोगों के कान के पर्दे पूरी तरह से फट जाएंगे। फिर भी अभय ने किसी भी चीज की चिंता ना करते हुए वो आगे बढ़ा और बढ़कर उस लड़की को रस्सियों से बांध दिया, क्योंकि अभय ने भी बहुत कोशिश की उस लड़की को कंट्रोल करने की। वो अभय के भी कंट्रोल से बाहर थी। जबकि अभय देखने में काफी तंदुरुस्त, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा नौजवान था। अभय की हाइट 6 फीट से ज्यादा थी और अभय जिम करने की वजह से काफी चौड़ा दिखाई देता था। फिर भी उसकी ताकत भी यहाँ पर कम ही नजर आ रही थी। आखिरकार अभय ने उसकी 4 दोस्तों की मदद से उस लड़की को बांधा और बांधकर वहां नजदीकी अस्पताल में लेकर गया। वहां लेकर जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसको हर तरह से चेक कर लिया और सुई दवाई जो भी उन्हें समझ में आ रहा था सब वो लगातार पूरी रात करते रहे, लेकिन उस लड़की की हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ और आखिरकार अभय और उसके 2 दोस्तों को थक हार कर उसे हॉस्टल में वापस लाना पड़ा। अभय उसे हॉस्टल में तो ले आया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात पूरे हॉस्टल में फैल चुकी थी। सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि उस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये बात सुनकर सारे टीचर्स, सारे लोग वहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन उस लड़की की हालत जैसी थी उसे देखकर सारे लोगों को या तो डर लग रहा था या फिर वो घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी बीमारी तो नहीं देखी थी और उस लड़की की ताकत जैसे इतनी थी जैसे उसके अंदर कोई शैतान समाया हुआ हो। उस लड़की को उस तरीके से बंधा हुआ देखकर प्रिंसिपल ने अभय को डांटकर उसे खोलने को भी कहा, लेकिन जैसे ही उस लड़की के हाथ खोले गए उस लड़की ने बेड को उठाकर एक हाथ से जमीन पर दूसरी तरफ पटक दिया। ये दृश्य देखते ही प्रिंसिपल डर कर तुरंत कमरे से बाहर निकल गए और उन्होंने चीखते हुए अभय से कहा, अभय अभय ये क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी उस लड़की को वापस से बांध दो। इतना सुनते ही अभय भागकर वापस से उस लड़की के पास गया और कुछ और टीचर्स की मदद से उस लड़की को दोबारा बांध दिया गया। अब सारे लोगों में खुसर पुसर चालू हो गई। सारे लोगों में ये बात चल रही थी कि ये कोई सामान्य बीमारी तो हो ही नहीं सकती। इतनी ही देर में सबकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तब वो लड़की हवा में तैर रही थी। वो लड़की हवा में तैरते हुए अजीब से तरीके से अपने दांत बजाते हुए खुद के दांतों से खुद को जगह जगह काटने की कोशिश कर रही थी और वो जिस जगह तक भी पहुंच पाती खुद को काटती। वो खुद के मांस के टुकड़े ही निकाल कर लोगों के ऊपर फेंकती जा रही थी। ये दृश्य बहुत भयानक था। अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था। जो लोग इन चीज़ों में मानते थे उन्होंने तुरंत जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, इस लड़की पर कोई आत्मा आ गई है, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, इसे तुरंत किसी तांत्रिक या पंडित को दिखाना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियां तो की, लेकिन ये सारी चीज़ें सामान्य तो नहीं थी। ये वहाँ खड़े हर इंसान को साफ साफ समझ में आ रहा था। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रिंसिपल भी कुछ भी कहने के लायक नहीं बचे थे, लेकिन उन्होंने किसी पंडित और तांत्रिक को बुलाने से अच्छा उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाना समझा। उन्होंने तुरंत लड़की के घर पर कॉल किया। उसके माता पिता को बिना कुछ बताए ही उन्होंने तुरंत वहां आने को कह दिया, ये बताकर कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है
और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको इसे किसी बड़े अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। माता पिता ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया और वो अगले दिन ही वहाँ पर पहुँच आए थे। और इस एक दिन में उस लड़की ने पूरे हॉस्टल में इतनी तबाही मचाई थी कि लोगों ने डर के मारे उस लड़की को बांधकर कमरे में बंद करके रखा था। अगले दिन जब माता पिता वहाँ पर पहुँचे, तब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश की। सारे लोग उन्हें उस बंद कमरे के बाहर लेकर गए। ये देखकर माता पिता तुरंत वार्डन पे चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है? आप लोग बता रहे थे मेरी बेटी की तबीयत खराब है और आपने उसे ताले में बंद करके रखा है। दिमाग खराब हो गया है क्या आप लोग का? अगर उसे अंदर कुछ हो जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या? लेकिन ये सारी बातें और गुस्सा जायज समझकर वार्डन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, आप बस एक बार अपनी बेटी को देख लीजिए, आपको सारी बातें शायद फिर समझ में आ जाएगी। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोलकर उनकी बेटी को दिखाया तो उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वो लग रहा था जैसे पता नहीं कितने महीनों से बीमार है। उसकी आंखें पूरी तरह से अंदर जा चुकी थी। आंखों के आसपास भयानक काले घेरे बने हुए थे। उसका शरीर पूरी तरह से सूख रहा था, ऐसे जैसे कि उसने शायद सालों से खाना खाया ही नहीं। ये सब देखकर तुरंत उसकी माँ रोने लगी और वो भागकर अपनी बेटी के पास पहुंची। गले लगाकर अपनी बेटी को रोना शुरू ही किया था कि तुरंत उसकी बेटी ने वैसे ही दांत किटकिटाते हुए अपनी माँ के कंधे का मांस काट कर चबा चबा कर खाना शुरू कर दिया और गुर्राते हुए कहा, बड़ी भूख लगी थी, अच्छा हुआ तो आ गई। और इतनी जोर से भयानक हंसी हंसने लगी कि उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर डर गई और तुरंत पीछे भागने लगी। उसको ऐसा करते देखकर पिता के भी होश उड़ चुके थे। उन्होंने तुरंत वार्डन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और उनसे जानने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है। इस पर अब जबकि माता पिता आ चुके हैं, ऐसी खबर पूरे हॉस्टल में फैल चुकी थी। वहाँ कुछ बच्चों के साथ अभय भी मौजूद था। अभय ने तुरंत बताया कि कैसे कैसे पहले दिन से उनकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। डॉक्टरी इलाज भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब ये सारी बातें सुनकर माता पिता के होश उड़ चुके थे। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ ऐसी कोई चीज़ जो कि होती ही नहीं है, वो कैसे हो सकती है। लेकिन आंखों के सामने ऐसा भयानक दृश्य देखकर उसको नकारना भी अब उनके बस में नहीं था। इसलिए माँ ने रोते हुए अपने पति से कहा, आप प्लीज़ ये सारी बातें मत सोचिए कि ये होता है नहीं होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह से इसे किसी पंडित या तांत्रिक को एक बार दिखा दीजिए। डॉक्टरी इलाज तो ये कराने की कोशिश कर चुके हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज़। और इतना कहकर माँ रोने लगी, अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर तुरंत उन्होंने कहा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। और फिर उन्होंने वार्डन से ये जानने की कोशिश की कि यहाँ ऐसे उनके जानकारी में कोई जानकार पंडित या तांत्रिक है क्या जिनको बुलाया जा सकता है। और ये बात सुनते ही तुरंत वहाँ जो एक वॉचमैन था वो आगे आया। उसने कहा, इस पहाड़ी के उस पार हमारे गांव में एक जाने माने तांत्रिक रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां हासिल की हुई हैं। उनके लिए ऐसी शक्तियों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उनको बुलाकर ला सकता हूँ।
इस पर उस लड़की के माँ ने तुरंत ही उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ उन्हें बुलाकर ले आइए। आप जितने पैसे चाहेंगे हम खर्च करने को तैयार हैं। इस पर उस वॉचमैन ने बड़े विनम्रता से कहा, अरे ये भी तो हमारी बिटिया की तरह है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ और आप देखना आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो भागकर वहाँ से तुरंत अपने गांव के लिए निकल गए। और फिर इधर उस लड़की की माँ के कंधे पर जो भयानक चोट या फिर जो मांस का टुकड़ा काट कर निकाला गया था, उससे लगातार खून बहने की वजह से उनके पूरे हाथ में अब दर्द हो रहा था। जब अभय की नज़र उस चोट पर गई तब उसने तुरंत कॉलेज में जाकर फर्स्ट एड का इंतज़ाम किया और उन्हें तुरंत ही मरहम पट्टी कर दी गई। इसके बाद अब सारे लोग उस वॉचमैन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो भी थोड़ी देर में तांत्रिक के साथ वहाँ पर पहुँच गए। तब तक वो लड़की उसी तरह अपने कमरे में ताले के अंदर बंद ही थी, क्योंकि बार बार वो अपने बिस्तर को उठा उठा कर इस तरीके से कर रही थी जैसे वो बिस्तर के साथ ही कमरे के बाहर ना आ जाए। अब जबकि तांत्रिक बाबा वहाँ पर पहुँच चुके थे, लोगों ने वापस से एक बार कमरे का ताला खोला और तांत्रिक ने तुरंत ही उस लड़की को देखते के साथ कहा, ये शक्ति जो इसके साथ लगी है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसे यहाँ से हटाना शायद मेरे बस में नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके इतने देर के बंधन को कर सकता हूँ कि आप इसे लेकर बालाजी तक पहुँच सकें। ये बात सुनते ही माँ ने तुरंत उन तांत्रिक बाबा से कहा, ठीक है, आपसे जितना बन पड़े उतना आप कीजिए, बस मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए। तांत्रिक बाबा ने साफ साफ बता दिया कि इस शक्ति को पूरी तरह से हटाना एक बार में शायद होगा भी नहीं। अब उन्होंने अपनी क्रिया शुरू की और उनकी क्रिया करने के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। तांत्रिक बाबा ने तुरंत उसके गले में और दोनों हाथों में कुछ धागा अभिमंत्रित करके बांध दिया और कहा, अब आप ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि इस धागे और बंधन का असर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और अगर ये रास्ते में जाग गई तो ये किसी भी हालत में आप सबको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी। ये बात सुनते ही पिता ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और तो और उनके साथ वो वॉचमैन और अभय दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ये हमारा फ़र्ज बनता है, जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे। अभय ने, जो कि पूजा पाठ भी करता था, उसने अपने साथ हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब ली और गाड़ी में बैठ गया। वो पूरे रास्ते हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करता रहा। जैसे तैसे करके आखिरकार उसे बालाजी के मंदिर तक पहुंचा दिया गया। वहां पहुंचाने के बाद उसे थोड़ी ही देर में होश आ गया, लेकिन वो अब मंदिर के प्रांगण में थी, जिसके वजह से वो कुछ भी कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सामने बैठे भगत जी को डरा दे और इस क्रिया को रुकवा दे। लेकिन भगत जी ने अपनी क्रिया जारी रखी और उन्होंने कहा, इसे पूरे हफ्ते के लिए यहीं रहना पड़ेगा। ये एक बार में यहाँ से जाने वाली शक्ति नहीं है और वैसे भी आप लोगों ने इसे यहाँ तक लाने में जितनी देर की है, धीरे धीरे उसने इसके
लगभग पूरे शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसको पूरी तरह से निकालने के लिए हमें 1 हफ्ते तक लगातार ये पूजा पाठ और क्रियाएं करनी पड़ेंगी। पूरा परिवार, अभय और वो वॉचमैन, सब लोग 1 हफ्ते तक वहाँ पर रुके और आखिरकार 1 हफ्ते के बाद वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन ठीक होने के बाद भी वो अपने नॉर्मल लाइफ में इतनी जल्दी तो आने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अभय और वो वॉचमैन अब वहाँ से हॉस्टल के लिए वापस आ चुके थे। उन्होंने वापस आने के बाद प्रिंसिपल को सारी बातें डिटेल में बताई और फिर वो लड़की ये पूरे साल के लिए कॉलेज वापस नहीं आई। अभय ने आगे भी ऐसे कई सारे लोगों की मदद की और अपनी पढ़ाई खत्म करके उस लड़के ने अपने माता पिता के हर सपने को पूरा भी किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।